अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा न्यू जो कोर्स है उसका नाम है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वन। और उसमें जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। और जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें है प्रोटेक्शन इंटीग्यूमेंट लेयर। तो भाई ये इंटीग्यूमेंट लेयर होता क्या है, ये क्या चीज़ है इंटीग्यूमेंट लेयर? एक है एनिमल, उसकी बॉडी को आउटर सरफेस पे किसी भी आउटर सरफेस को स्किन ने या किसी भी चीज़ ने कवर किया हुआ है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी एनिमल की, जो कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। कोई भी एनिमल जो कि उसकी बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो, जो कि प्रोटेक्शन दे उस एनिमल को, तो उस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट लेयर। अब लेट सपोज ये कोई भी एनिमल है और ये रेड कलर का जो मैंने शो किया ये इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है या सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है। अब इस आउटर मोस्ट कवरिंग का काम होता क्या है? ये एनिमल को प्रोटेक्शन देता है माइक्रोब से, केमिकल और मैकेनिकल इंजरीज से। इसके अलावा इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में। अब ये क्या करता है डिफरेंट एनिमल्स में? ये एंटीग्यूमेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है। उन फंक्शंस में आपके पास क्या क्या आता है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया। उसके अलावा ये क्या करता है, एक्सक्रीशन में, वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपके पास जो विटामिन 3 बनती है जब सनलाइट्स पड़ती हैं और उसके बाद स्किन से वाइट जो है तो विटामिन डी की प्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। वो क्यों सनलाइट में बैठते हैं? वो कहते हैं कि ये बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सनलाइट। उसकी वजह ये होती है कि विटामिन D3 की प्रोडक्शन होती है। वो कंट्रीज जहाँ पे सनलाइट की एडिक्वेट अमाउंट नहीं मिलती है, ज़्यादा सर्दी रहती है, तो उन इलाकों में लोगों के बोन्स काफ़ी वीक होते हैं क्योंकि वो उन्हें डिप्राइवेशन हो जाती है विटामिन D3 की। तो कुछ एनिमल्स में विटामिन D3 की प्रोडक्शन में यही इंटीग्यूमेंट लेयर हेल्प देता है। इसीलिए जब आप स्किन के सिस्टम्स को भी पढ़ते हैं तो उसे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर जो बॉडी का होता है उसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो स्टिम्युलाई होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसकी रिसेप्शन भी यही इंटेग्यूमेंट लेयर करती है। आपके पास अब पेन हो गया, टेम्परेचर की सेंसेशन हो गई, इसके अलावा प्रेशर हो गया, ये सारे के सारे जो स्टिम्युलस है इसको भी यही इंटेग्यूमेंट लेयर ही रिसीव करते हैं एनिमल्स में। इसके अलावा लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है इंटेग्यूमेंट का लेयर। और इसके अलावा न्यूट्रंट्स की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स में किस तरह से इंटेग्यूमेंट लेयर की अरेंजमेंट हुई है। तो अब हम पढ़ेंगे इंटेग्यूमेंट लेयर इन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स का इंटेग्यूमेंट सिस्टम अब हमने पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट से हम स्टार्ट लेते हैं तो प्रोटोजोन है। डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि प्रोटोजोन है सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट एनिमल फॉर्म हमारे पास। तो इनका क्या होता है, लेट्स सपोज ये है मेरे पास एक प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन में क्या होगा, प्रोटोजोन की जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसकी लेट्स सपोज ये पर्पल कलर की जो आपको नजर आ रही है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना प्रोटोजोन की, यही इनका इंटेग्यूमेंट है। इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बिल्कुल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ स्ट्रक्चरली, केमिकली, कंपोजिशन हर एक चीज में ये सिमिलर होता है। ठीक है। इनके इंटेग्यूमेंट का लार्ज सरफेस एरिया होता है। इसका क्या मतलब कि काफी ज्यादा जगह को, स्पेस को इनके इंटेग्यूमेंट ने घेरा होता है, मतलब इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल की होती है। अब क्योंकि प्रोटोजोन एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होगा, वो एक ही सेल है, सेल के बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस पे इसीलिए मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है। अब इसका जो ये लार्ज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है हमारे पास? ठीक है, तो पहला तो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स सराउंडिंग में डिसॉल्व होंगे, जिस एनवायरनमेंट में ये होगा, तो उधर से डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पहला तो इसका ये फंक्शन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद और क्या होता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है उसकी एक्सक्रीशन भी इसकी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करेगा। और इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज भी इसी के जरिए करेगा, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए।
ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हो गए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटोजोन में। और ये सब का सब होगा कैसे? सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए होगा। डिफ्यूजन क्या है? जब कोई भी चीज कहीं पे ज्यादा हो, ज्यादा से कम की तरफ जाए, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। चले, अब जाते हैं प्रोटोजोन में ही एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसको पेलिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पेलिकल की क्या स्टोरी है। अब कुछ प्रोटोजोन ऐसे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है। जैसे कि ये मेरे पास हो गया एक प्रोटोजोन पैरामीशियम। लेट सपोज ये मेरे पास एक पैरामीशियम है। ठीक है, तो पैरामीशियम में एक यहाँ पे ये पर्पल कलर का है, ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो इसके बाहर फिर ये दूसरा कलर है, ये मेहरून सा, तो ये हो गया इसका पेलिकल। तो कुछ प्रोटोजोन में इस तरह से होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होती है, उस स्ट्रक्चर को हम पेलिकल कहते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोटोजोन में ये मौजूद होगा। अब ये पेलिकल होता क्या है? ये बेसिकली एक थिक प्रोटीन कोट है। ठीक है, थिक प्रोटीन्स का कोट है, उसको पेलिकल कहते हैं। मतलब ये काफी ज्यादा प्रोटीन्स है जिन्होंने एक मोटी सी लेयर बनाई हुई, थिक सी लेयर, वो उसको पेलिकल कहा जाता है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये बात की गई है कि ये सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसमें थोड़ी सी एबिलिटी है कि ये चीज़ों को अलाउ करता है, ज़्यादा रिजिड नहीं है, सेमी रिजिड है, कभी चीज़ों को अलाउ करता है कभी नहीं करता, मतलब सेमी परमिएबल सा है। ठीक है, अब इसके क्या क्या फंक्शन है? जाहिर है कोई भी चीज़ जो सबसे बाहर होगी बॉडी के, तो उसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट, या फिर एनवायरनमेंट से जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स या कोई भी चीज़ मिले उससे प्रोटेक्शन, हर एक चीज़ से प्रोटेक्शन, मैकेनिकल, केमिकल, हर टाइप की प्रोटेक्शन ये देगा। इसके अलावा ये जो पेलिकल है ये इन ऑर्गेनिजम्स को लोकोमोशन में हेल्प देता है। अगर कोई इस तरह का प्रोटोजोन है कि जिसमें सिलिया है, तो सिलिया से जो फोर्स होगी उसको ट्रांसफर करेगा बाकी बॉडी पे, क्योंकि सबसे आउटर जो चीज़ है जिसने स्टिमुलस को रिसीव करना है वो सिलिया है, सिलिया ही लोकोमोशन में हेल्प करेगी। या फिर फ्लैजिलम, फ्लैजिलम लोकोमोशन में हेल्प करेगा। तो इधर से जो फोर्सेस होंगे उसको बाकी बॉडी तक कौन ट्रांसफर करेगा? पेलिकल, क्योंकि पेलिकल सबसे बाहर मौजूद है, फिर यही बाकी बॉडी तक इसको ट्रांसफर करता है। तो लोकोमोशन में हेल्प देगा और प्रोटेक्शन देगा पेलिकल। तो ये तो हो गया भाई प्रोटोजोन्स का। अब हम जाते हैं कि जो मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या सीन है, क्योंकि ये तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले होते हैं ना प्रोटोजोन। तो अब देखते हैं कि मल्टी सेलुलर में किस तरह से इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सो दैट्स द थर्ड वन, जो कि है, नो सॉरी इट्स द सेकंड वन, इंटेग्यूमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या है? जिनका बैकबोन नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप प्रॉपर 9 फाइलास पढ़ चुके हैं जिसमें इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी डिटेल में अब नहीं जाते। ठीक है, तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें इस तरह से होता है कि इनमें होता है एक एपिडर्मस। ठीक है, इनका जो इंटेग्यूमेंट लेयर होता है वो होता है एपिडर्मस। और ये एपिडर्मस बेसिकली बना हुआ होता है कॉलमनर एपिथेलियल सेल से। ठीक है, तो एपिडर्मस बना हुआ है इनका एपिथेलियल कॉलमनर सेल से। ठीक है, अब क्या होता है कि लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। नीचे है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फिर मौजूद है यहाँ पे एपिडर्मस। ठीक है, और कह रहे हैं कि एपिडर्मस के नीचे फिर एक और लेयर है जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर मौजूद है। ठीक है, ये एक थिन सी लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर की, और इसके अलावा सेल्स की। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और सेल्स की एक थिन सी लेयर होती है नीचे, और इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर ये जो आपके पास मौजूद है, सॉरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर वाला है। सबसे आउटर मोस्ट आपके पास हो गया एपिडर्मस। ठीक है,
एपिडर्मस जो है वो मौजूद है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं और सेल्स होते हैं। अब कह रहे हैं कि कुछ इस टाइप के भी आपके पास एनिमल्स हैं कि जिनमें इनके एपिडर्मिस में और इनके इंटेग्यूमेंट में ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होते हैं। खास टाइप के सेल्स होते हैं जिनको ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं, लेकिन हर एक में नहीं, कुछ कुछ के एपिडर्मिस में मौजूद होंगे इस तरह से। तो इन सेल्स को हम ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं। अब ग्लैंडुलर सेल्स है तो डेफिनेटली ये कुछ सिक्रीशंस करेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं एनिमल्स के जिनके एपिडर्मिस पे सिलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। ये देखिए सिलिया मौजूद है। अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं कि उनमें क्यूटिकल भी मौजूद है। कुछ इनवर्टिब्रेट्स में क्यूटिकल भी मौजूद है उनके इंटेग्यूमेंट में, ठीक है। तो क्यूटिकल क्या है? ये क्यूटिकल जो है तो इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद है और इसके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रोटिफर्स का जो क्यूटिकल है वो किस टाइप का है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स में से मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स, तो रोटिफर्स एक मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट है। तो इसका जो क्यूटिकल होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिन और इलास्टिक होता है, ठीक है। ये हो गया रोटिफर्स का। इसके अलावा आपके पास है क्रस्टेशियंस, ये सारे एनिमल्स की क्लासेस हैं। एरेक्निड्स जिसमें स्पाइडर, टिक्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स, उनमें क्या होता है? इन सब का जो क्यूटिकल है वो काफी ज्यादा थिक और रिजिड होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? जाहिर सी बात है, क्यूटिकल है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन के लिए है। अब ये क्यूटिकल जो होता है ये बनता किस चीज से है? क्यूटिकल बनता है काइटिन से और प्रोटीन से। प्रोटीन्स और काइटिन से मिलके बनता है क्यूटिकल, ठीक है। अब जितने भी रिजिड प्लेन्स होते हैं क्यूटिकल उनके बीच में होता है। जैसे कोई भी एनिमल है उसका इंटीग्यूमेंट है तो उसके कुछ रिजिड रिजिड से प्लेट्स होते हैं, उन प्लेट्स के दरमियान यहाँ पे क्यूटिकल मौजूद होता है और इन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया होता है एक मेम्ब्रेन ने। मेम्ब्रेन होता है वो इन सबको आपस में कलेक्ट कर लेता है। अब ये जो क्यूटिकल है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्यूटिकल जो है तो एनिमल्स को प्रिवेंट करता है कि वो फ्रीली ग्रोथ नहीं कर सकते, लेकिन फिर क्या करते हैं मोस्टली इंसेक्ट्स वगैरह कि वो जब मॉल्टिंग करते हैं या एक डायसिस करते हैं उसके दौरान वो अपने ओल्ड क्यूटिकल को शेड कर देते हैं और फिर ग्रोथ कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनके ऊपर न्यू क्यूटिकल की लेयर आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स का। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ जो कि हमारे पास है निडेरियंस, फाइलम निडेरिया के जो एनिमल्स हैं कि उनका इंटेग्यूमेंट किस तरह से होता है। अब निडेरियंस में हमारे पास हम एग्जाम्पल पढ़ लेंगे हाइड्रा की। हाइड्रा जो एनिमल है इसका जो एपिडर्मस होता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। लेट सपोज ये एपिडर्मस है तो ये देखिए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की थिकनेस है इसकी। इनका एपिडर्मिस इतना होगा कि बस सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की थिकनेस होगी इस एपिडर्मिस की, ठीक है। अब दूसरे टाइप के जो निडेरियंस हैं आपके पास जिनको कोरल्स कहते हैं, कोरल रीफ्स का आपने पढ़ा होगा। तो कोरल्स में खास किस्म के म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। इन म्यूकस ग्लैंड्स का क्या काम होता है?
म्यूकस ग्लैंड, जाहिर सी बात है म्यूकस ग्लैंड है तो म्यूकस सिक्रीट करेंगे, म्यूकस के वेरियस फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये म्यूकस ग्लैंड एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है कॉरल्स में कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करता है, जिससे फिर आगे जाके एक थिक शेल बन जाता है, और वही शेल फिर इन एनिमल्स को, ये जो कॉरल्स हैं, इनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ये हो गया निडेरियंस का। अब नेक्स्ट जाते हैं हम पैरासिटिक फ्लूक्स पे और टेप वॉर्म्स पे। जो आपके पास पैरासिटिक फ्लूक्स हैं, जो आपने पढ़े हैं, ऐसे फ्लूक्स जो कि बाकी अपने होस्ट से न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं और उनको नुकसान देते हैं इन रिटर्न्स, वो। और उसके अलावा जो टेप वॉर्म्स है, उनका इंटीग्यूमेंट किस तरह से, फिलहाल हम सारे इनवर्टिब्रेट्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन एनिमल्स का, इसको हम कहते हैं टेग्यूमेंट, ठीक है। जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगा इन लिवर फ्लूक्स का या टेप फॉर्म का, उनको उसको हम टेग्यूमेंट कहते हैं, और टेग्यूमेंट का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? टेग्यूमेंट के दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन तो ये है कि न्यूट्रिएंट्स की इंजेक्शन में हेल्प देता है, न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प देता है एनिमल को, जिस एनिमल पे ये मौजूद है, पैरासिटिक फ्लूक पे है या टेप फॉर्म पे है। इसके अलावा ये होस्ट, क्योंकि ये पैरासिटिक है ना, तो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से कि इनकी किलिंग ना हो जाए, उससे प्रोटेक्शन भी देता है। इन फ्लूक्स को और टेपवर्म को होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, यही टिग्यूमेंट, ठीक है। ये तो हो गया पैरासिटिक फ्लूक्स और टेपवर्म का। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्लास पे, जो कि है हमारे पास निमेटोड्स और एनालिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास निमेटोड्स और एनालिड्स, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनका भी वन सेल थिक एपिडर्मस होता है, जिसे मैंने पहले बताया था कि एक लेयर है, इसमें सेल्स हैं इसी तरह के एक लेयर में अरेंज हुए हैं, तो एक लेयर थिक इनका भी एपिडर्मस होगा, सिंगल लेयर थिक एपिडर्मस, मतलब ज़्यादा थिक नहीं होगा इनका एपिडर्मस, ठीक है। और उसके अलावा ये एपिडर्मस क्या करेगा, ये सिक्रीशन करेगा क्यूटिकल की, यानी इसी के अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद है जिनसे क्यूटिकल सिक्रीट होगा, और इसका मतलब है कि इनके ऊपर फिर क्यूटिकल की एक लेयर मौजूद होगी, ठीक है। निमेटोड्स और एनालिड्स में क्यूटिकल की एक लेयर मौजूद होगी, और फिर ये कह रहे हैं कि क्यूटिकल्स के भी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं। तो ये हो गए निमेटोड्स और एनालिड्स। अब हम जाते हैं इकाइनोडर्म्स पे, कि इकाइनोडर्म्स के जो इंटीग्यूमेंट सिस्टम है उसका क्या सीन है। इकाइनोडर्म्स का क्या होता है कि थिन सिलिएटेड एपिडर्मस है इनका, ये इनका, लेट मी ड्रॉ, ये इनका एपिडर्मस हो गया, थिन सा है, काफी थिन है और सिलिएटेड है, इस पे सिलिया मौजूद है, इनका थिन सिलिएटेड एपिडर्मस है इकाइनोडर्म्स का, ठीक है। और इसके नीचे फिर यहाँ पे मौजूद है एक कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मस के नीचे यहाँ पे मौजूद है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू के नीचे फिर मौजूद है डर्मस, उसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो ब्लैक सी लेयर है ये है डर्मिस, ये हो गया इनका एपिडर्मस जो कि सिलिएटेड है, फिर उसके नीचे है डर्मिस। कह रहे हैं कि डर्मिस जो इनका है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है, कैल्शियम मौजूद होता है इकाइनोडर्म्स के डर्मिस में। उसके बाद नीचे मौजूद है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये हो गया इकाइनोडर्म्स का। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्लास पे, जो कि है हमारे पास आर्थ्रोपोड्स, कि आर्थ्रोपोड्स का एक इंटीग्यूमेंट सिस्टम किस तरह का होता है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स का जो इंटेग्यूमेंट सिस्टम है उसमें हमारे पास एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। तो कहते हैं कि सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स
ये इस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन से इनवर्टिब्रेट का इंटेग्यूमेंट सिस्टम है। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटेग्यूमेंट सिस्टम जो है या सबसे कॉम्प्लेक्स इंटेग्यूमेंट जो है वो आर्थ्रोपोड्स का है। ठीक है, क्यों इनका इंटेग्यूमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इनका जो इंटेग्यूमेंट है या बॉडी का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक्ट करता है एज एन एक्सोस्केलेटन। तो जाहिर सी बात है स्केलेटन को तो स्ट्रांग भी होना चाहिए, उसका जो भी चीज स्ट्रांग होती है, ज्यादा थिक होती है, ज्यादा प्रोटेक्शन देती है, तो उसका स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे कवर हो गया इनवर्टिब्रेट्स का इंटेग्यूमेंट सिस्टम। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटेग्यूमेंट सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। अच्छा, अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हम एक एक क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, हर एक वर्टिब्रेट का जो इंटेग्यूमेंट लेयर है वो है स्किन। वर्टिब्रेट्स की इंटेग्यूमेंट लेयर क्या है? स्किन। कहते हैं कि एरिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो बॉडी की सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? स्किन है। सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि इसने काफी ज्यादा जगह घेरी है। और जैसे ही कोई भी एनिमल ग्रोथ करता है उसके साथ उसकी स्किन भी ग्रोथ करती है। कुछ एनिमल्स में पीरियोडिकली शेडिंग भी होती है। ठीक है, अब स्किन जो है ना, तो इसके मेनली तो दो लेयर्स हैं, लेकिन इन दो लेयर्स के बाद भी एक लेयर होती है जो कि स्किन को बॉडी के बाकी टिश्यूज से अलग करती है। तो स्किन के मेनली दो ही लेयर हैं, एक होता है एपिडर्मस और दूसरा जो लेयर है इसका वो है डर्मस। अब डर्मिस के नीचे एक और लेयर भी होती है, वो स्किन की लेयर नहीं, लेकिन वो स्किन को अलग करती है बाकी टिश्यू से, उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये स्किन है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई एपिडर्मिस, जो सेकेंड लेयर है वो है डर्मस, और जो सबसे इनर है वो है हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब वन बाय वन इन लेयर्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, एपिथेलियल टिश्यूज से बनी हुई होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट, और ये बनी हुई होती है एपिथेलियल टिश्यूज से। ठीक है, और ये जो एपिडर्मिस होती है ना स्किन की, ये सेवरल सेल्स थिक होती है। मतलब यहाँ भी सेल्स हैं, फिर इसके नीचे बाकी सेल्स हैं, उसके नीचे बाकी सेल्स हैं, तो सेवरल सेल्स लेयर्स थिक होती है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जो सेकेंड लेयर है वो आपके पास है डर्मस। ठीक है, एपिडर्मस के नीचे जो लेयर है वो है डर्मिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोलाजन मौजूद होता है डर्मस लेयर में। कोलाजन के अलावा इसमें इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं। वो जो लोग कहते हैं कि स्किन की इलास्टिसिटी लॉस हो गई, वो बेसिकली यही होता है कि डर्मस से इलास्टिक फाइबर्स जो है वो लूज हो जाते हैं। इसके अलावा रेटिक्यूलर्स भी इसमें मौजूद है। ठीक है, अब एंड पे जो इसके बाद लेयर है वो है हाइपोडर्मस। यहाँ पे एक और लेयर मौजूद है स्किन की मेजर दो लेयर्स के बाद, जो कि हाइपोडर्मस है। ठीक है, अब हाइपोडर्मस क्या करती है? हाइपोडर्मस जो है तो एज अ बैरियर एक्ट करती है कि बाकी टिश्यूज जितने भी हैं बॉडी को, उसको स्किन से अलग करती है। ठीक है, उसको स्किन से अलग करती है हाइपोडर्मस। अच्छा, अब हाइपोडर्मस की कंपोजिशन क्या है? ये बेसिकली ये हाइपोडर्मस लूज कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज से बना होता है। एडिपोज जो फैट वाले टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज से बना होता है।
और नर्व एंडिंग मौजूद होती है। यही नर्व एंडिंग्स फिर स्किन को सेंसेशन देती है, टच वगैरह की, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये इसी हाइपोडर्मिस में मौजूद होते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।